हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ निखिल श्रीवास्तव। आप सब बहुत अच्छे तक मुझे जान चुके होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्किल का सेकेंड लेक्चर नंबर 2 ऑफ सर्किल। जैसे कि कल अपन ने जहां पे सर्किल को खत्म किया था उस जगह पे अपन ने टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन और क्या बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, काफी चीजें पढ़ ली थी अपन ने। होपफुली आप सबने रिवाइज करके बैठे होंगे। तो आज हम उन्हीं से उससे आगे बढ़ते हैं और उन कुछ क्वेश्चंस पे कवर करने जा रहे हैं जो उन आर्टिकल पे बेस्ड होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, उस पर आप फोकस करें। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाउ यू हैंडल द क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्किल के सेकंड लेक्चर में जो पहला मैं आज इलस्ट्रेशन ले रहा हूं वो एक जेईई से क्वेश्चन है। इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 0 टू द सर्किल S1 टचेस इट एट A and B, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। क्या कहा उसने, आइए इसको वर्कआउट करते हैं। उसने बोला है कि आपके पास एक सर्किल दिया हुआ था। एक्चुअली में लेंथ की बात कर रहा है, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेटेड हो सकता है, हो सकता है ना भी हो, तो नीड नहीं है। ठीक है, ओरिजिन है, दिख रहा है आपको, ये सर्किल ओरिजिन से पास नहीं करेगा, मतलब ओरिजिन आउटसाइड पॉइंट होगा। तो आउटसाइड पॉइंट से ही दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन ने। आउटसाइड पॉइंट से अपन ने दो टेंजेंट ड्रॉ करी। ये अपना सर्किल था S1, ये अपना पॉइंट था ओरिजिन। इसने इसको टच किया A पे, इसने इसको टच किया B पे। शानदार बात भाई। ओके देन, अब हमें क्या निकालना था? हमें इसकी लेंथ निकालनी थी। करेक्ट है, हमें इसकी लेंथ निकालनी। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल के, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल के डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, मैं आपको ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ। इसके सेंटर्स को ज्वाइन किया अपन ने, खटाक कुर्रा, ये 90 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां से यहां तक की लेंथ को हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ये इसकी रेडियस होगी R, लिख देता हूं। इस एंगल को मैं थीटा लिख देता हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने इस फोटो से अगर AB की बात करी तो जो AB होगा आपको दिख रहा होगा, वो AB होगा इस हिस्से का डबल। अगर मैं इसको M पॉइंट दे देता हूं तो होगा 2 टाइम्स ऑफ AM। क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ AM। अब ये जो AM होगा, ये AM होगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ AM हो जाएगा R साइन थीटा, R साइन थीटा। क्लियर? बात आ रही हाउ टू कैलकुलेट थीटा। तो जरा इस फोटो में ध्यान से देखना। OAC ट्रायंगल में इफ आई आस्क यू अबाउट tan थीटा, तो योर tan थीटा शुड बी कम आउट टू बी LT अपॉन R। LT अपॉन R, इसको यहाँ पे यूज कर लो। तो जो आपका AB आ जाएगा वो आ जाएगा 2R। अगर tan थीटा LT अपॉन R था तो sin थीटा हो जाएगा LT अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस LT स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस LT स्क्वायर। यानी पूरा क्वेश्चन सिर्फ दो आर्टिकल पे डिपेंडेंट हो गया, एक लेंथ ऑफ टेंजेंट, दूसरा रेडियस। दोनों हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल? सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4,2। तो रेडियस आ जाएगी सर्किल की, अगर मैं R पूछना चाहूंगा आपसे, तो रेडियस आ जाएगी सर्किल की 4,2। 4 चौको 16, 16 4 20 माइनस 16 4, अल्टीमेटली 2 आ गई। ठीक है, फिर मैं आपसे अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछूंगा तो ओरिजिन से, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है LT इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S ऑफ P। S1 ऑफ O लिख देता हूं इसको। ओरिजिन से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी जाएगी। फॉर्मूला याद होंगे? बिल्कुल याद होंगे। तो S1 कितना निकल के आ जाएगा? ओरिजिन 16 मतलब 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 आ जाएगी। तो ये 4 आ गई, रेडियस 2 आ गई, दोनों को यहाँ पे यूज कर लो। तो what I'll get it over there, that will be come out to be 2 into 4 divided by under root of 4 plus 16। 20 आ जाएगा यहाँ से। तो 20 का मतलब हो गया 2 चला जाएगा, 8/√5। करेक्ट है? चेक द आंसर। तो उसे क्या पूछा था आपसे? अच्छा, उसने AB का स्क्वायर पूछा हुआ, मैंने AB निकाल दिया आपका। तो अगर मैं AB के स्क्वायर की बात करूंगा तो AB का स्क्वायर आ जाएगा 64/5। कंफर्टेबल? समझ आ गया? बहुत शानदार। चलिए, तो किस तरीके से मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट का एप्लीकेशन दिखाया आपको, याद रखना। ये डेरिवेशन, ये एंगल वेंगल सब ये सब काम की चीजें हैं। आईटी पे पूरा फुल लेंथ प्रॉब्लम इसका आया हुआ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट और रेडियस पे बेस्ड। ठीक है, केयरफुली अच्छे से नोट करिएगा। जब तक मैं सॉल्व करूं तब तक आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ ले फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 हर कोई पढ़े, जल्दी से पढ़े।
बहुत शानदार बात, तो अब तक पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। उसे बोले टू डिस्टिंक्ट, ये भी एक आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है, एग्जैक्टली तो मुझे ये याद नहीं है, बट ये है आईआईटी का पुराना क्वेश्चन, इतना मैं श्योर हूं। ठीक है, क्या कहा उसने, टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस थिंग आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P A, B डिवाइडेड बाय x एक्सिस इन द रेशियो 2:1, रेशियो दे रखा है 2:1 का, प्रूफ करना है, प्रूव दैट a स्क्वायर ग्रेटर देन 3b स्क्वायर, टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, अंडरलाइन दीस वर्ड्स। याद रखना क्वेश्चन में क्या चीजें काम की हैं, का चीजें काम की, ओकरा अंडरलाइन करते जाना। टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स, रेशियो, x एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, सब चीजें अंडरलाइन कर दी। अब आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो आपको दिख रहा होगा ये एक ऐसा सर्किल होगा जो ओरिजिन से पास करेगा। तो इफ आई ड्रॉ द सर्किल लाइक दिस वे, इट इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ये हमारा सर्किल बन गया S। ठीक है, और ये जो पॉइंट है P, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये P पॉइंट भी सर्किल पे यहां कहीं बैठा होगा, P पॉइंट, यह आ जाएगा A, B। दिख गया, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 0। उसने बोला है कि इस पॉइंट P से हम दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको x एक्सिस डिवाइड करेगा, करेक्ट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं जिसको x एक्सिस डिवाइड करेगा इन द रेशियो 2:1। मतलब जो पोर्शन कॉर्ड का आएगा, लेट अस कंसीडर द कॉर्ड एज PQ, तो ये जो पॉइंट M होगा, नॉट एट द मिड पॉइंट, तो ये जो PQ कॉर्ड आई है बेटा, भूमिका देखना ध्यान से, ये जो PQ कॉर्ड आई है इसको x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करें, 2:1। 2:1 लिखा गया है फ्रॉम द पॉइंट P, तो यानी कि 2 पार्ट P की तरफ होगा, 1 पार्ट Q की तरफ होगा, तो ये 2:1 का कंसेप्ट आ गया। क्लियर, कंफर्टेबल, ओके देन। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सोचना है। जरा देखिए, तो दिमाग चलाइए। चलिए, हो गया होगा तक, दिमाग चल गया होगा। मतलब मैंने मान लिया ये पॉइंट था, लेटर दे दूं अल्फा कॉमा बीटा, क्या था, अल्फा कॉमा बीटा। अगर मैं आपसे m के कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो m का एक कोऑर्डिनेट हमेशा में पता रहेगा, वो होगा 0। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा y कोऑर्डिनेट। तो हमने इसमें रिलेशन लगाया y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो m का y कोऑर्डिनेट जो कि 0 होगा, m का y कोऑर्डिनेट जो कि 0 होगा, वो होगा कितना, वो होगा b 1 into b प्लस 2 into बीटा बाई 3। यहां से बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस का b बाई 2, बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस का b बाई 2। नाउ जो ये q पॉइंट है ये सर्किल पे होगा, q ऑन s इज इक्वल टू 0, तो ये q पॉइंट सर्किल को सेटिस्फाई करेगा, तो सर्किल को सेटिस्फाई करा दो। तो जब सर्किल को सेटिस्फाई कराओगे तो यू गेट द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर की जगह मैं ये लिख रहा हूं b स्क्वायर बाई 4 माइनस a अल्फा माइनस a अल्फा माइनस b बीटा, तो प्लस का b स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 0। क्या करा मैंने अल्फा में क्वाड्रेटिक बना दी। अब अगर q यहां था 2:1 के रेशियो में और q यहां भी हो सकता था 2:1 के रेशियो में, यानी अल्फा की दो वैल्यूज पॉसिबल थी। कैसी वैल्यूज पॉसिबल थी, डिस्टिंक्ट। देखो किस तरीके से उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेटिक का यूज किया है। उसने अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, अल्फा की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अल्फा डेफिनेटली रियल क्वांटिटी होगी क्योंकि इस सर्किल पे बैठा हुआ है। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। तो d ग्रेटर देन 0 है, जैसे ही आप d ग्रेटर देन 0 करोगे यू गेट द रिजल्ट जो आपको चाहिए था, a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 3b स्क्वायर। इमीडिएटली आपका रिजल्ट आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन आप कर लीजिएगा, a स्क्वायर ग्रेटर देन 3b स्क्वायर। क्लियर, तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। यहीं से क्या होता है, कई बार इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन फॉर्म में दूं, मैं बोलूं 3 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स बन सकती थी, तो डेफिनेटली कोई कर्व ऐसा होगा जिससे 3 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स बन सकती होंगी, तो यहाँ पे अल्फा में क्यूबिक बनेगी, अल्फा में क्यूबिक बनेगी, तो क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए। तो जो हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं कंसेप्ट 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, वो यहाँ पे अप्लाई करके f of alpha f of beta less than 0 मस्ट रिमेंबर, हो सकता है याद हो आपको, उसका यूज करके मैं क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ। अच्छा, बट वो एडवांस लेवल में चला जाएगा, बट ये मेंस लेवल के लिए लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है, मेंस में एडवांस दोनों में आया हुआ है, तो कंसेप्ट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जब तक मैं साफ कर रहा हूं तब तक आप क्वेश्चन 18 देख ले।
और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई किया करिए। ये नहीं कि आप बैठ करके सोल्यूशन देखने लग जाए। वीडियो को पॉज करिए, तरीका बता दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे चल रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ें, वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें, वीडियो प्ले करें, सोल्यूशन चेक करें। ये नहीं कि मेरे साथ साथ टीपते चले जा रहे हैं। टीपने से गणित नहीं आती है। यू शुड हैव टू बी रिमेंबर किस तरीके से पढ़ाई करनी है, फोकस करके, बहुत ज्यादा जरूरी है। काम आपको बहुत सारा करना है, मेरे करने से काम ना चलने वाला है। चलेगा तब जब आप करेंगे अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट, सीओसी का मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, सीओसी मैंने शॉर्ट अंग्रेजी लिखी है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन S1 टू S2 टचेस S3। ठीक है, 3 सर्किल दे रखे हैं। उसे बोला है कि इस सर्किल से एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाई गई है जो टच कर रही है इसको ए बी मान लेता हूं। सबका सेंटर सेम है, ओरिजिन है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है सारे, सबका सेंटर सेम है। ठीक है, इस पे एक पॉइंट पी ले लिया मैंने। ठीक है, इससे मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी है जो इसको टच कर रही है। करेक्ट है, ये सीओसी भी है और ये टेंजेंट का काम भी कर रही है। दोबारा पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट on S1 x square plus y square equals to a square to the S2 x square plus y square equals to b square touches S3 x square plus y square equals to c square। और हमें प्रूफ करना है। तो P पॉइंट मान ले कोई पॉइंट था अल्फा कॉमा बीटा। मैंने माना P पॉइंट क्या था, अल्फा कॉमा बीटा। P से AB कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो P on S1 पहले वाले सर्किल पर लाई करेगा। तो P on S1 से एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन आएगा, क्या रिलेशन आएगा, वो रिलेशन आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये सर्किल S2 है और ये सर्किल S3 है। तो AB इज वर्किंग एज COC, AB इज COC ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू P। सर्किल 2 की वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P। तो AB की इक्वेशन लिख दी मैंने। तो AB की इक्वेशन आ जाएगी सर्किल 2 की, तो हो जाएगी x अल्फा प्लस का y बीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर। तीसरी कंडीशन लगेगी कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये तीसरे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है। तो AB इज टेंजेंट, AB इज टेंजेंट टू S3। तो दिस इंप्लाइज mod OM is equals to C, mod OM is equals to C। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन AB इक्वल्स टू रेडियस। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मॉड शुड बी इक्वल्स टू C। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट दैट विल बिकम आउट टू बी b स्क्वायर इक्वल्स टू AC। क्या किया गया समझ लेना। अगेन एक आईडी का क्वेश्चन, सिंपल सा प्यारा क्वेश्चन, रिपीट कर सकता है मेंस में, ध्यान रखना। इससे मैं इन सारे क्वेश्चन पे फोकस भी कर रहा हूं किस तरीके से रिपीटिशन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, किसने बोला था कि टेंजेंट जो ड्रॉ करी गई किसी पॉइंट P से जो कि सर्किल S1 पे है टू द सर्किल S2, उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनती है वो जो टच करता है सर्किल S3 को। तो भैया भूमिका देख लीजिए, मैनिपुलेशन सीख लीजिए, किस तरीके से वर्कआउट किया गया है, प्रोसीड कर लीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अंग्रेजी वाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पढ़े और ट्राई करें। हाँ भाई, हो गया होगा। ट्राई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, वीडियोस पॉज किया कीजिए, क्वेश्चन ट्राई किया कीजिए, फिर सोल्यूशन लिखा करिए। मेरे साथ साथ मत चलिएगा, मेरे से पहले करा करिए, चेक किया कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हो रहे हैं। Final होगा तो point of intersection of the pair of tangent drawn to the circle x square plus y square equals to a square at p alpha and q beta where alpha and minus beta is equals to 2 pi by 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी शायद आईटी का क्वेश्चन है। उसने बोला है कि 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा गया है, एक पॉइंट है p अल्फा, एक पॉइंट है q बीटा। तो फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका लोकस निकालना है h, k। ठीक है, सर्किल में दे रखा था S
और अल्फा माइनस बीटा पे कंडीशन दे रखी है। तो भाई पी अल्फा क्यू बीटा, पी अल्फा का मतलब क्या था, इस सर्किल पे किसी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इस सर्किल पे किसी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा। तो भाई एचएल के कोऑर्डिनेट मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं याद है, मैंने आपको लिखवाया था नोट में कल की क्लास में, आपको याद होना चाहिए। तो वो आएगा ए टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सिमिलरली के कोऑर्डिनेट आते हैं ए टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो जैसे ही आप स्क्वायर करके ऐड करोगे, व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अल्फा माइनस बीटा है 2 पाई बाई 3, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 3 सेक पाई बाई 3 2 का स्क्वायर 4। एनालाइज कर देना तो लोकस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन की क्या एडवांटेज थी, इस क्वेश्चन की एडवांटेज ये है कि इफ यू रिमेंबर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्किल एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा, अगर आपको उसकी कोऑर्डिनेट याद हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि आपको आंसर निकालते वक्त सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसलिए अच्छे से फोकस करें किस तरीके से क्वेश्चन को वर्कआउट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल हम कवर करने जा रहे हैं वो आर्टिकल हमारा फैमिली ऑफ सर्कल, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं एफओसी। क्या बोलते हैं, एफओसी। एफओसी का मतलब फैमिली ऑफ सर्कल। तो बेटा फैमिली ऑफ सर्कल के अंदर अपन क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, क्या क्या केस होता है, मैंने अंग्रेजी में लिखी है, एक्सप्लेनेशन वाली बात करनी, इसलिए मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूं आपको। तो सबसे पहला जो टाइप आता है इसके अंदर कि अगर हमें दो सर्किल दिए, याद होगा हमने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था बेटा। तो फैमिली ऑफ लाइंस से मैंने आपसे बात करी थी कि अगर एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दुनिया भर की लाइनें पास कर सकती हैं। उनकी इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो ऐसे हम यहाँ बात करने जा रहे हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स की। जब मैं फैमिली ऑफ सर्कल्स की आपसे बात कर रहा हूँ तो फैमिली ऑफ सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से डिस्कशन हो रहा है, आइए वो केस देखते हैं। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। टाइप 1 में मैं आपको दो सर्किल दूंगा, मैं बोलूंगा उन दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी। तो मैंने आपको दो सर्किल व्हाइट कलर के दे रखे हैं, एक S1 सर्किल और एक S2 सर्किल है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A और B आ रहा है। तो ये सर्किल को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते, 3। अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं सिर्फ, तो 2 पॉइंट से आप कितने सर्किल बना सकते हैं, इनफाइनाइट। तो वही ये पिक्चर दे रहा है कि दो सर्किल से पास करने में कितने सर्किल होंगे, इनफाइनाइट सर्किल। इन सारे सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, तो उसको लिखने का तरीका वही जैसे लाइन में लिखते थे, S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। कॉमन सी बात है, लैम्डा -1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर लैम्डा -1 होगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट कट जाएंगे, और अगर x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट कट जाएंगे तो ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। डन। जो भी अपन आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1 मेंशन कर लेना, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू -1। बाकी कोई भी पैरामीटर आप यहां पे लैम्डा का ले सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये थोड़ा सा टिपिकल केस है, ये बहुत रेयरली आता है। हमें क्या करना होता है, मेजर फोकस वो है टाइप 2। तो आप ध्यान रखना, आपको बेसिकली फोकस मतलब फैमिली ऑफ सर्किल मतलब टाइप 2, खत्म, सिंपल सी बात। कुछ भी पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, हमें फैमिली ऑफ सर्किल की बात करें तो हम सिर्फ टाइप 2 की बात कर रहे हैं। क्या बात होती है फैमिली ऑफ सर्किल में कि अगर अपने पास एक सर्किल दिया और एक लाइन दे रखी है, एक सर्किल दिया और एक लाइन दे रखी है, तो सर्किल और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि सामने आपके 2 पॉइंट दिए गए A और B, इससे पास करने वाले कितने सर्किल होंगे, तो इससे भी पास करने वाले दुनिया भर के सर्कल्स होंगे। दुनिया भर के सर्कल मतलब एक सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल। और इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, तो इसकी इक्वेशन बनती है S = S1 प्लस
लैम्डा L1 इज इक्वल टू, जैसे मैंने वहां पे वर्कआउट किया तो वैसे लैम्डा गेन पैरामीटर है, ठीक है। टाइप 3 क्या कहता है कि अगर मैं आपको 2 पॉइंट दे दूं और मैं आपसे बोलूं 2 पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्किल होंगे, इनफाइनाइट, तो क्या मैंने आपको 2 पॉइंट ही दे रखा है। अब जब हमें कुछ भी करना होगा फैमिली ऑफ सर्किल लगाने के लिए, हमें 2 चीजों पे फोकस करना, कहीं से भी ढूंढ के एक सर्किल ला दो, कहीं से भी ढूंढ करके एक लाइन ला दो। वो सर्किल और वो लाइन आपस में कट करने चाहिए, ये श्योर है। अगर वो सर्किल और वो लाइन आपस में कट करेंगे तो बेटा जितने भी सर्किल होंगे उन सारे सर्किल की फैमिली की इक्वेशन क्या है, S1 प्लस लैम्डा L1 इज इक्वल टू, यानी कि फैमिली ऑफ सर्किल क्या कहता है हमसे, फैमिली ऑफ सर्किल हमसे कहता है कि कहीं से भी एक सर्किल लाओ, कहीं से भी एक लाइन लाओ, वो सर्किल और वो लाइन एक दूसरे को कट करने चाहिए। जिन 2 पॉइंट पे वो कट करेंगे उन पॉइंट पे हम इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। उन सारे सर्किल की इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा L1 होती है। डन। आइए टाइप 3 में क्या था, टाइप 3 में मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिए। अब 2 पॉइंट दिए और मैं आपसे बोल रहा हूं 2 पॉइंट से पास करने वाले दुनिया भर के सर्किल होंगे, उनकी इक्वेशन निकालो। तो भाई हमको सर्किल की फैमिली लगाने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो सर्किल जो कि फिक्स हो और एक लाइन जो कि फिक्स हो उसको काटे। तो 2 पॉइंट गिवन थे तो एक लाइन तो हमेशा आ जाएगी L1। 2 पॉइंट गिवन तो एक सर्किल भी आएगा व्हाइट कलर वाला, ये होगा डायमेट्रिकली एंड पॉइंट वाला सर्किल। इसके लिए एबी किसका काम करेंगे, डायमेट्रिकली एंड पॉइंट का। तो मैंने आपको एक व्हाइट कलर का फिक्स सर्किल और एक व्हाइट कलर की फिक्स लाइन दे दी। तो डायमेट्रिकल फॉर्म में फिक्स सर्किल लिख दिया प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म में लाइन लिख दी 2 पॉइंट फॉर्म में। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाले दुनिया भर के सर्किल होंगे जिनकी इक्वेशन ये होगी। तो अगर 2 फिक्स पॉइंट से पास करने वाले फैमिली ऑफ सर्किल की बात करेगा तो फॉर्मेट आएगा डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्किल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन पासिंग फ्रॉम दीस 2 पॉइंट्स। डन। फिर बोलूं ओके। चलिए भाई टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 क्या कह रहा है, टाइप 4 कहता है कि एक लाइन दे रखी है, सिर्फ एक लाइन दे रखी है L1 और उस लाइन पे एक पॉइंट है, उस लाइन पे एक पॉइंट है A x1 y1, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऐसे सर्किल बताओ जो इस लाइन को इसी पॉइंट पे टच करते रहे। फैमिली ऑफ सर्किल, देखो ये सर्किल बनेगा, फिर ये सर्किल बनेगा, फिर ये सर्किल बनेगा, फिर ये सर्किल बनेगा, और बनाना चाहो तो और दिखा देता हूं, ये सर्किल बनेगा, कुछ इस टाइप से फोटो बनती रहेगी। इस पॉइंट को, इस लाइन को इसी पॉइंट पर टच करेगा वो, ठीक। तो अब बात आती है कि फिर से हमें लाइन तो मिल गई, सर्किल चाहिए, तो सर्किल के लिए क्या करना, इस पॉइंट पे पॉइंट सर्किल की बात कर लेना। मैंने आपको पॉइंट सर्किल पढ़ाया था लास्ट क्लास में, याद होगा आपको। पॉइंट सर्किल क्या होता है, वो सर्किल जिसका सेंटर डिफाइंड होता है और रेडियस 0 होती है। तो इस पॉइंट को पॉइंट सर्किल मानते हुए एक सर्किल बना दो, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम जो लाइन रखते हैं वो लाइन लिख दो। तो ये जो फॉर्मेट लिखा हो, ये फॉर्मेट उन सारे सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करेंगे। क्लियर? ओके देन। 2 छोटे से नोट है, ध्यान रखना, 2 सर्किल के बीच का कभी भी अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो एंगल बिटवीन 2 सर्किल इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट और नॉर्मल्स एट देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंगल बिटवीन 2 सर्किल्स, मेरे दोस्तों ध्यान से, मेरे बच्चों प्यार से, एंगल बिटवीन 2 सर्किल सेम एज एंगल बिटवीन 2 सर्किल की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट आएंगी या नॉर्मल आएंगी उनके बीच का एंगल। तो मैंने क्या किया, दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल को कैलकुलेट कर दिया। कैसे कैलकुलेट किया वो देखना, कोसाइन रूल लगा करके। C1 पता था, C2 पता था, R1 पता था, R2 पता था, थीटा निकाला तो cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। करेक्ट है? फिर बात आती है एंगल बिटवीन लाइन एंड सर्किल। अगर हमें एक लाइन दे रखा है, एंगल बिटवीन लाइन एंड सर्किल, हमें एक लाइन दे रखी है और एक सर्किल दे रखा है, तो एक लाइन और एक सर्किल के बीच का कभी भी एंगल निकालना है। एक लाइन और एक सर्किल के बीच का कभी भी एंगल निकालना है, कुछ भी नहीं करना। उस लाइन ने सर्किल को जहां काटा है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना। उस टेंजेंट और उस लाइन के बीच का एंगल ही एंगल बिटवीन लाइन एंड सर्किल होता है। क्लियर? क्वेश्चन आएगा पेपर डिस्कस कर लेंगे। अगर ये थीटा 90 हो जाएगा तो ये जो लाइन L1 थी ये ऑर्थोगोनल होगी सर्किल की, और ये लाइन पास कहां से करेगी, सेंटर से। फील करो, कुछ जैसे ही 90 होगा वैसे ये पॉइंट कहां से पास करने लग जाएगी, लाइन इसके सेंटर से घूमते घूमते आ जाएगी। ओके देन, तो ये हम लोगों ने फैमिली सर्किल को कवर किया। चलिए आप फैमिली सर्किल पे कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं, 2-3, ज्यादा नहीं देख पाएंगे, टाइम कम है। चलिए तो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो फैमिली सर्किल पे बेस्ड है। जेईई मेंस की क्वेश्चन है, होपफुली आईआईटी या जेईई मेंस की होंगी। तो 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। 20th क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड अ सर्किल passes -1 2 एंड टचेस द सर्किल S at 0 0। एक सर्किल S है, उसको 0 0 पे टच करे, उसको 0 0 पे टच करे
एक और सर्किल चाहिए जो पास करे -1,2 से, जो पास करे -1,2 से। करेक्ट है? ट्राई करिए आप फटाफट पॉज करके, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। तो आपको देखिए सर्किल पता है, ये सर्किल निकालना है, बहुत सारे तरीके होते हैं सर्किल का। अगर मुझे सेंटर मिल जाए, रेडियस मिल जाए, काम खत्म हो जाएगा। ये सर्किल अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, एनी पोजीशन। तो हम क्या करने जा रहे हैं वो देखिएगा। हमें पीला वाला सर्किल चाहिए, पॉइंट पता है, हमें एक पॉइंट पता है। हम क्या करते हैं, इस सर्किल पे टेंजेंट लिख देते हैं, इस पॉइंट पे। इसको मैं L1 लिख देता हूं। ये होगी ओरिजिन पे इस सर्किल की टेंजेंट की इक्वेशन। उम्मीद करूंगा याद होगा, कल बताया था मैंने 0 0 खच खच खच। क्या आंसर आ गया? टेंजेंट की इक्वेशन आ गई 8x - 6y = 0। ठीक है, लाइन मिल गई, पॉइंट मिल गया। तो अब दुनिया भर के सर्किल जो इस लाइन को इस फिक्स पॉइंट पर टच करे, उनकी इक्वेशन चाहिए हमें फैमिली ऑफ सर्किल के कांसेप्ट से। दुनिया भर के सर्किल जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करें कि इक्वेशन क्या होगी, सोचिए फैमिली ऑफ सर्किल से। बहुत शानदार बात। तो पॉइंट सर्किल प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन। तो जो सर्किल हमें चाहिए था, लेट अस मैं इसको S1 लिख देता हूं, तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी पॉइंट सर्किल x² + y² प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन के लिए मैं इसको 4 से 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो 4x - 3y = 0। लैम्डा कहां से आएगा? लैम्डा निकालने के लिए पॉइंट से पास कर रहा है सर्किल, तो पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ, तो -1,2 1 + 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -4 - 6 = 0। तो लैम्डा आ जाएगा 6 4 10 5 5 बटे, तो यानी 1/2 आ जाएगा लैम्डा। लैम्डा 1/2 आते हैं, यहाँ पुट कर देंगे तो सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी आपकी x² प्लस का y² माइनस का 2x माइनस का 3/2y, सॉरी प्लस का 2x माइनस का 3/2y = 0। लीजिए भाई सर्किल सॉल्व, सर्किल सॉल्व। ये है कंसेप्ट फैमिली ऑफ सर्किल का एप्लीकेशन। बाकी लोग सोचते रहते हैं भाई पिक्चर है, ध्यान देना कि सर्किल का पॉइंट मैंने बाहर क्यों लिया, ये अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो, मेरी सेहत को फर्क नहीं डालेगा क्योंकि हम फैमिली ऑफ सर्किल को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं? द लाइन x = y touches the circle at 1 1 if the circle also passes this thing, find its radius। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक लाइन दे रखी है, एक सर्किल है जो इसको टच कर रहा है 1,1 पे, और सर्किल पास कर रहा है 1,-3 से। सर्किल की रेडियस चाहिए हमें। क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है? बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंट पता है, लाइन पता है, फैमिली ऑफ सर्किल लगा दिया, फैमिली ऑफ सर्किल लगा दिया, तो ऐसे इक्वल्स टू आ गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लाइन x - y = 0। ये सर्किल की इक्वेशन आ गई। लैम्डा कैसे आएगा? पॉइंट गिवन है, बहुत शानदार। तो फॉर लैम्डा 1,-3 सेटिस्फाई करा दिया, तो 0 प्लस 16 4 बनेगा प्लस लैम्डा इंटू 4 = 0। चेक करो, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया -4। लैम्डा -4 आ गया, पुट कर दो तो सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी x² - 2x - 4x प्लस y² - 2 और 4 6x - 2y प्लस 4y, तो प्लस 2y प्लस 1 प्लस 2 = 0। यहां से इसकी रेडियस निकाल लो, तो रेडियस ऑफ द सर्किल शुड बी कम आउट टू बी √9 प्लस 1 - 2, तो अल्टीमेटली रेडियस शुड बी कम आउट टू बी 2√2। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ सर्किल का सीधे एप्लीकेशन है। केयरफुली कैसे इंटरप्रेट किया है देख लीजिए। बहुत हैवी क्वेश्चन मैं नहीं लूंगा और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी नहीं है ये। क्या आप बोलोगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने लिए? नहीं, मेन से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरीके से कि बहुत हैवी कोई कंसेप्चुअल कंसेप्ट यूज कर रहा हो। फिर भी लास्ट में देखिएगा कुछ मैं सीरियस क्वेश्चन लूंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है find the locus of the center of the circle which touches the externally the circle this thing and also touches y axis। तो एक ऐसा सर्किल है जो y axis को भी टच कर रहा है और एक गिवन सर्किल S1 को भी टच कर रहा है। S को टच कर रहा है, ये S1 है, ठीक है, ये y axis को टच कर रहा है। क्या चाहिए मुझे? इसके सेंटर का लोकस चाहिए, तो सेंटर का लोकस h, k मान लो। अगर ये y axis को टच करे तो डेफिनेटली h के बराबर होगा, यानी सर्किल की रेडियस भी h हो गई और सेंटर भी h हो गया।
अब ये दोनों सर्किल है, ठीक है, एक्सटेंड टच करो तो सिंपल सा कंसेप्ट लगा तो C1 should be equals to R plus R1। C1 का मतलब हो जाएगा सर्किल S का सेंटर कितना आएगा, इस सर्किल से S का सेंटर निकाल दो तो इस सर्किल S का सेंटर आ जाएगा 3,3, रेडियस निकाल दो R निकाल दो सॉरी, तो रेडियस आ जाएगी 36 सॉरी 9 और 18 माइनस 14 4 2, करेक्ट है। तो C1 का मतलब हो गया h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू R प्लस R1 का मतलब हो गया 2 प्लस R1 मतलब h का होल स्क्वायर। दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दी, सारे ब्रैकेट ओपन कर दो, तो गेट द लोकस x स्क्वायर प्लस कट जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, माइनस का 6x तो y स्क्वायर माइनस का 6y, यहाँ से आएगा 4h, यहाँ से आएगा 6h, तो माइनस का 10h, 9 और 18 माइनस 4 प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। लो भाई हो गया। तो बेटा ध्यान रखना बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जितना आप इसको इंटरप्रेट कर लेंगे, इसको ज्योमेट्रिकली आप देखना चाहते हो ज्योमेट्रिकली भी आपको दिख जाएगा, ये ऐसे भागता रहेगा, ये कुछ इस टाइप की ब्रांच लेगा यूं। अगर आप इसको फील करो ज्योमेट्रिकली, वाई से उसको टच करे, सर्कल को भी टच करे, तो कुछ इस टाइप की ब्रांच आएगी, और ये ब्रांच हमेशा पैराबोला की ब्रांच होगी जो कि सामने लिखा हुआ है। तो जो लोकस होगा क्या होगा, पैराबोला, ठीक है। तो मैंने कुछ फैमिली सर्कल के कांसेप्ट के क्वेश्चन को देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कॉमन टेंजेंट, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस में भी और एडवांस में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत अच्छे से देखिए कॉमन टेंजेंट के क्या फंडा होता है। दो टाइप की कॉमन टेंजेंट हमारे पास होती है, एक कॉमन टेंजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसी का एक और नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। एक्सटर्नल कई जगह पे मिल जाता है, इससे मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल, बाकी ये सेम रहेगा कॉमन टेंजेंट। तो दो तरीके के नाम होते हैं इसके, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होता है एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। क्या होता है ये वो टेंजेंट होती है किसी भी सर्कल्स की, दो सर्कल की, ये वो कॉमन टेंजेंट है जिसके लिए उन दोनों सर्कल के सेंटर उस टेंजेंट के सेम साइड पर हो। आइए फोटो में देखिए, गुलाबी कलर से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, एक ए बी और एक ए डैश बी डैश, करेक्ट है। तो ए बी और ए डैश बी डैश ये दोनों हमारी क्या कहलाएंगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डीसीटी। क्या कहलाएंगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इन दोनों के रिस्पेक्ट में इन दोनों सर्किल, पहला वाला सर्किल जिसको मैंने S1 लिखा हुआ है, दूसरा वाला सर्किल जिसको मैंने S2 लिखा हुआ है, इन दोनों के सेंटर क्या है, सेम साइड पे लाई करते हैं। अब इसकी लेंथ को कैलकुलेशन होती है, कैसे होती है मैं बता देता हूँ। यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, सिमिलर ट्राइंगल, करेक्ट है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेना, तो लेंथ ऑफ डीसीडी का फॉर्मूला आता है C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से फिर नेक्स्ट होती है हमारी एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जिसको हम लोग टीसीडी बोलते हैं, इसको हम लोग इंटरनल कॉमन टेंजेंट नहीं बोलते। इंटरनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीच से जाती है एक्चुअली में, ठीक है। ये वो टेंजेंट होती है जिसके लिए सर्किल के सेंटर्स टेंजेंट के अपोजिट साइड पे लाई करते हो। तो देखिए फोटो में एक ऑरेंज कलर का ये और एक ऑरेंज कलर का ये दोनों ऑरेंज कलर की टेंजेंट्स आपको दिख रही होंगी। इसके रिस्पेक्ट में सेंटर यहाँ है, इसके रिस्पेक्ट में सेंटर यहाँ है, ऐसे इसके लिए इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है। तो इसमें भी हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट का डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन में बताने का सीधे फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, लेंथ ऑफ डीसीटी के बाद लेंथ ऑफ टीसीडी आता है C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, बस ये ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। रिजल्ट का याद रखना है। कई बार ऐसा होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हमसे पूछे थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो मैं तरीका बता देता हूँ कि हमको अगर इस साइन का स्लोप मिल जाए, ये पॉइंट मिल जाए, काम खत्म। पॉइंट निकालने के लिए क्या करना, C1 C2 और P में वही रेशियो होगा जो R1 अपॉन R2 का, ये मैंने आप लोगों को हार्मोनिक कॉन्जुगेट के टाइम पे बताया था, ठीक है। तो ये R1 अपॉन R2 सेम है C1P अपॉन C2P, तो P का एक्सटर्नल डिवीजन मिल गया, C1 C2 पता है, P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक्सटर्नल डिवीजन लगा के P पता है, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो m स्लोप की, m निकालने के किसी भी सेंटर से परपेंडिकुलर को रेडियस के बराबर कर दो, 2m आएंगे, ऊपर वाला रहे नीचे वाला। सेम यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना, Q पे यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। फिर आप बात होती है कि दो टेंजेंट, दो सर्किल अगर हमारे पास, तो कैसी कैसी सिचुएशन हो सकती है, कितनी टेंजेंट्स आ सकती हैं। दो सर्किल बाहर बैठे हो, जो कि पहली फोटो है, देखते रहना आप उधर। दो सर्किल बाहर बैठे तो डेफिनेटली 4 टेंजेंट बनेंगी, अभी बना के दिखाई मैंने। कंडीशन कैसे चेक करोगे, दो सर्किल बाहर है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस
कई बच्चे हमें कंटिन्यूसली मैसेज करते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। उनकी रेडियस के सम से बड़ा होना चाहिए। तो कितनी टेंजेंट्स आएंगी? 4। 2 क्या होंगी? डीसीटी। 2 क्या होंगी? टीसीटी। फिर ये सर्किल आए, पास आए, आते 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 एक दूसरे को जस्ट टच करने लग गए। जस्ट टच करने लग गए यानी कि एक्सटर्नली टच करने लग गए। अब 2 सर्किल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे बेटा, तो 2 सर्किल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? तो दिख रहा होगा आपको 1, 2 और 3। 2 तो डीसीटी होंगी और 1 टीसीटी होंगी। टोटल टेंजेंट कितनी आएंगी? 3। करेक्ट है। कंडीशन कैसे होगी? 2 सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनकी रेडियस के सम के बराबर होना चाहिए। फिर और थोड़ी सी मोहब्बत हुई तो मुलाकातें हुई तो 2 जगह कट कर गए। अब जब 2 जगह 2 सर्किल कट कर गए तो कैसे चेक किया ये कट कर रहे हैं? तो उसकी कंडीशन है कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से, ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, ये रेडियस के सम से तो कम हो लेकिन डिफरेंस से ज्यादा हो। डिफरेंस के बराबर होगा तो इंटरनली टच करने लग जाएंगे, तो डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में कितनी टेंजेंट्स आएगी? 2 डीसीटी एग्जिस्ट करेंगी। और मोहब्बत हुई, एक दूसरे के अंदर समा गए। तो जब एक दूसरे के अंदर समा गए तो फिर जिस पॉइंट पे वो टच करेंगे उस पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। वो टेंजेंट कौन सी होगी? वो टेंजेंट होगी टीसीटी। 1 टीसीटी। कंडीशन कैसे चेक करोगे कि 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं? तो 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो कंडीशन आएगी सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस के बराबर हो। नेक्स्ट आता है कि अगर एक सर्किल दूसरे के अंदर समा गया, अब जब समा ही गया तो टेंजेंट तो निपट गई, तो नो टेंजेंट। करेक्ट है। कंडीशन कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के डिफरेंस से भी छोटा हो जाए। तो अगर वो रेडियस के डिफरेंस से छोटा हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा 2 सर्किल एक सर्किल दूसरे के अंदर समाया हुआ बैठा है। करेक्ट है। नंबर 10 क्या आएगी? 0। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अभी अपन ने कवर किया है क्या? कॉमन टेंजेंट। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कॉमन टेंजेंट के जेईई मेंस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन दिया गया सर्किल S1 x² + y² - 6x + 8 = 0 and S2 touches each other at a point. Find k की मैक्सिमम वैल्यू। अब 2 सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं बेटा एक ही पॉइंट पे, तो उसकी 2 सिचुएशन पॉसिबल है। या तो वो दोनों सर्किल बाहर ही बाहर टच कर ले या फिर वो दोनों सर्किल भीतर ही भीतर टच कर ले। अगर वो दोनों सर्किल बाहर ही बाहर टच करेंगे तो कंडीशन आएगी C1 C2 = R1 + R2। करेक्ट है, ऐसे लिख देता हूं अभी। और अगर वो भीतर ही भीतर टच करेंगे तो C1 C2 = मॉडुलस ऑफ R1 - R2। बस ये लगाना और उत्तर ले लेना है। सिंपल क्वेश्चन। ये सब जेईई मेंस की क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पॉज करके सॉल्व करना है आपको, मेरे साथ सॉल्व करना लपड़ पड़ेगा। ठीक है। सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो पहला वाला सर्किल का सेंटर है 3, 0, 0, 4। तो सेंटर का डिस्टेंस आया 3² + 4² = पहले वाले की रेडियस आएगी 9 - 8 1 और दूसरे वाले की रेडियस आएगी प्लस का 4 4 14 - के √k। करेक्ट है। इस तरीके से यहां से आएगा 5 और ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 - √k। ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 5 4 के 16 आ जाएगा। ठीक है। और यहां से आ जाएगा √k - 1, तो √k - 1 = 5, मतलब हो गया 5 या फिर -5 प्लस 5 रखोगे तो k 36 आ जाएगा, -5 रखोगे तो 16 आ जाएगा। तो उससे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ। क्या बताओ? मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई क्या मैक्सिमम दिख रही है? 36। एक शानदार सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ भाई 3 circles of radius ABC touches each other externally. If they have x-axis as a common tangent, prove that this thing. 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आपको चेक करना था। तो क्या बनेगा ये, उसको देखते हैं पहले। तो पिक्चर कैसे बनेगी? ये x-axis थी हमारी, ये सबसे बड़ा सर्किल, ये सबसे छोटा सर्किल, ये सबसे छोटा सर्किल। ये
ज्योमेट्रिकली इसको समझेंगे किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। कुछ 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 ये C1 है, C3 है, ये C2 है और ये C1 है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते, मैं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ को इक्वेट करना चाहता हूं, तो अगर मैं C2m को इक्वेट करना चाहता हूं, मैं C2m को इक्वेट करना चाहता हूं C1n प्लस C1p, तो C2m मतलब आ जाएगा ये लेंथ आ जाएगी दिस रेडियस का, इनकी रेडियस का सम माइनस इनकी रेडियस का डिफरेंस, तो वो जाएगा अंडर रूट ऑफ रेडियस का सम माइनस रेडियस का डिफरेंस। रेडियस का सम मतलब b प्लस सी, सबसे बड़ी वाले की बात कर रहे हैं, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1n। ये सर्किल से उठा लो इन दोनों से और इन दोनों का डिफरेंस, तो b प्लस a c प्लस a होल स्क्वायर प्लस माइनस c माइनस a होल स्क्वायर, और ऐसे नेक्स्ट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ b प्लस a होल स्क्वायर माइनस b माइनस a होल स्क्वायर। ओपन कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ BC 4BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4AC प्लस अंडर रूट ऑफ 4AB। ABC से डिवाइड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन रूट A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट B प्लस का 1 अपॉन रूट C। करेक्ट है? तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया कॉमन टेंजेंट को किस तरीके से यूज करा गया एक्स एक्सिस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज करते हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि इफ S1 and S2 intersect at two distinct points then find range of R। फिर से वही क्वेश्चन, दो सर्किल अगर एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेंगे तो कंडीशन आएगी C1 C2 should be less than R1 plus R2 should be greater than modulus of R1 minus R2। सिंपल सा एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो यहां से दोनों सर्किल के सेंटर्स पता है, 4 7 और 6 है, इसका सेंटर पता है 8 और 10 है, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ गया 8 माइनस 4 16 प्लस 10 माइनस 7 9 शुड बी लेस देन, पहले वाले की रेडियस आ जाएगी तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 10 थिंग, तो 8 64 और 164 आर आ जाएगा, और दूसरे वाले की आ जाएगी प्लस का 6, तो आर प्लस 6 और यहां से आ जाएगी मॉडुलस ऑफ आर माइनस 6। ये आ गया 16 9 25 5 5 शुड बी लेस देन आर प्लस 6 should be less than modulus of r minus 6। यहां से सॉल्व कर लेना तो r की वैल्यू आ जाएगी 1 से बड़ी और 11 से छोटी। मैं चेक कर ले रहा हूं, कैलकुलेशन है वो आप कर लीजिएगा। हाँ, r की वैल्यू आएगी 1 से 11 के बीच में, ठीक है। तो ये मैंने कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चंस आपको कराए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल व्हिच आई हैव टेकन टुडे इज रेडिकल एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आईटी मेंस के लिए भी और आईटी एडवांस के लिए भी। क्या होता है आइए समझते हैं। बेसिकली रेडिकल एक्सेस क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है। रेडिकल एक्सेस क्या है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है पी पॉइंट का, जिससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दो सर्किल पे तो उनके लेंथ क्या हो, बराबर हो। तो आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश। The locus of a moving point such that the length of the tangent drawn to two different circles are equal, then the locus of that variable point is known as radical axis of two circles। Radical axis of two circles। तो एक पॉइंट ये है P पॉइंट, एक सर्किल S1 था, स्टैंडर्ड सर्किल है, सेंटर G1 F1 और कांस्टेंट टर्म इसका C1 है। इस तरीके से G2 F2 कांस्टेंट टर्म C2 है इसका, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे अपन। यहां से अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी, यहां से इन दोनों को मैंने इक्वेट किया LT1 इज इक्वल टू LT2, तो LT1 का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, स्क्वायरिंग कर दी S1P इज इक्वल टू S2P। तो बेसिकली रेडिकल एक्सिस जो हम याद रखते हैं उसका फॉर्मेट होता है मेरे प्यारे बच्चों S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। क्या फॉर्मेट होता है, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करते होगे तो आपकी रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी 2x टाइम्स ऑफ G1 माइनस G2 प्लस 2f टाइम्स 2y टाइम्स ऑफ F1 माइनस F2 प्लस C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। कंफर्टेबल। इस रेडिकल एक्सिस के स्लोप के बारे में बात कर लेंगे तो G1 G2
G1 माइनस G2 अपॉन F1 माइनस F2 विद माइनस साइन, ये इसका स्लोप आ जाएगा किसका, इस रेडिकल एक्सिस का जो निकल के आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, काम का रिजल्ट आपको ये पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सिस हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब आते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है रेडिकल एक्सिस के अंदर समझने के लिए। ठीक है, मैंने अंग्रेजी नहीं दी है क्योंकि आपको थ्योरी में सारी चीजें दिख जाएंगी, आप किसी भी रेगुलर बुक को उठा लेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अपने को तो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट देखना है और क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, तो अगर दो सर्किल इंटरसेक्टिंग होंगे तो जो रेडिकल एक्सिस होती है हमेशा कॉमन कॉर्ड का काम करती है। इफ द टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग देन द रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स। अगर दो सर्किल टच करते हैं चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, तो जो रेडिकल एक्सिस होती है वो उनकी कॉमन टेंजेंट का काम करती है। रेडिकल एक्सिस हमेशा दो सर्किल को ज्वाइन करने वाली, जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है। आप स्लोप से चेक कर सकते हैं, C1 माइनस C1 C2 का स्लोप निकाल देना, दैट विल बी कम आउट टू बी F2 माइनस F1 अपॉन G2 माइनस G1। रेडिकल एक्सिस का स्लोप हमने निकाल रखा है, दोनों का प्रोडक्ट कर देना, -1 आता है। ठीक है, चौथा नोट का पॉइंट हमारे पास आता है कि रेडिकल एक्सिस हमेशा मिड पॉइंट से पास करे सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तभी पॉसिबल है दोनों सर्किल का साइज क्या हो, सेम हो। अदरवाइज हमेशा याद रखना जो रेडिकल एक्सिस होती है वो छोटे सर्किल के पास होती है। जो रेडिकल एक्सिस होती है वो हमेशा छोटे सर्किल के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगर दो सर्किल में दे रखी है उसकी रेडिकल एक्सिस की बात कर रहा है, तो रेडिकल एक्सिस दो सर्किल को जो कॉमन टेंजेंट्स होंगी DCT या TCT, दोनों के लिए बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना DCT या TCT, उसको हमेशा बाइसेक्ट करेगी। कॉमन सेंस है, ये पॉइंट जो होगा इससे जो इस पे टेंजेंट की लेंथ है, इससे जो इस पे टेंजेंट की लेंथ है, ये बराबर होनी चाहिए। तो एम पॉइंट का मिड पॉइंट होना मस्ट है। किस पे लाई कर रहा है वो, रेडिकल एक्सिस पे। तीसरा पॉइंट, अगर दो सर्किल कॉन्सेंट्रिक है तो कोई रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, उसका लॉजिक ये बैठा हुआ है। अगर दो सर्किल कॉन्सेंट्रिक हो गए तो G1 G2 गायब हो गया, 0 हो गया, सेम हो गया, F1 F2 सेम हो गया, तो C1 माइनस C2 0, सेंसर बात ये कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर हो। तो कभी भी दो सर्किल अगर कॉन्सेंट्रिक है तो हम किसकी बात नहीं करेंगे, रेडिकल एक्सिस की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 7th पॉइंट, अगर एक सर्किल छोटा है और दूसरा सर्किल बड़ा है और छोटा वाला बड़े के अंदर बैठा हुआ है, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, करेक्ट है, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, तो एक छोटा सर्किल और एक बड़ा सर्किल है, तो जो भी रेडिकल एक्सिस होगी दोनों सर्किल की वो हमेशा दोनों सर्किल के आउटसाइड होगी, या मैं बोलूं बड़े सर्किल के आउटसाइड होगी। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन से। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो सर्किल दे देता हूं, एक सर्किल मान लो मैंने छोटा सर्किल दे दिया S1, उसके बड़ा सर्किल दे दिया S1 x² + y² = 100, दूसरा सर्किल दे देता हूं S2 x² x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर = 1, करेक्ट है। अब आप इन दोनों सर्किल की रेडिकल एक्सिस निकाल के देखिएगा और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा CP, तो ये हमेशा बड़े वाले सर्किल की रेडियस से ज्यादा होगा। मैनिपुलेट आप कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दी किस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर मतलब एक ऐसा पॉइंट तीन सर्किल के रिस्पेक्ट में जहां से अगर तीनों सर्किल पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी उनकी लेंथ क्या हो, बराबर। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, दो सर्किल को पेयर वाइज अगर हम उठाते हैं, जैसे मैंने S1 S2 को उठाया RA1 बनाई, S2 S3 को उठाया RA2 बनाई और S3 S1 को उठाया और RA3 बनाई, तो इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा रेडिकल सेंटर। क्या कहलाता है, रेडिकल सेंटर, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, सारे पॉइंट्स एक बार थॉरली अच्छे से रिवाइज कर लेना। आइए अब आगे बढ़ते हैं, उन पे क्वेश्चन देखते हैं। जो भी अपन ने आर्टिकल पढ़ा वो आर्टिकल था हमारा रेडिकल एक्सिस। अब रेडिकल एक्सिस पे मैंने दो इलस्ट्रेशन दिए सिंपल से, ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल x² + y² = 12 एट द पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट बाय द सर्किल S2। ठीक है, तो एक सर्किल S1 था, एक सर्किल S2 था, ठीक है। मैंने रैंडम फोटो बनाई क्योंकि फोटो की जरूरत नहीं है। S1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे A और B, S2 के साथ इस पे S1 पे टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। इन्होंने कहीं मीट किया, मान ले पॉइंट ये P था, ठीक है। कौन सा पॉइंट था, P, H, K। उसने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, P की कोऑर्डिनेट निकालने अपने को। चलिए भाई कैसे किया जाए, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करा करिए, फिर वीडियो प्ले किया कीजिए। तो S1 और S2 के लिए AB की काम करेगा रेडिकल एक्सिस का, तो AB इज वर्किंग एज रेडिकल एक्सिस, करेक्ट है। इक्वेशन 1 डाल देंगे S1 S2 के रिस्पेक्ट में, और P के रिस्पेक्ट में AB काम करेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का। तो देखो AB के दो तरीके से नाम आ गया, एक बार रेडिकल एक्सिस आ गया, दोबारा जब मैं AB की बात करूंगा तो रेडिकल एक्सिस, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे इक्वेशन 1, इसको डाल देंगे अपन।
तो रेडिकल एक्स अगर मैं आपसे पूछूंगा इन दोनों सर्किल की, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे तो AB की इक्वेशन आ जाएगी आपकी, यहाँ से AB की इक्वेशन आ जाएगी खचाक उड़ा 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y माइनस 12 आएगा और इधर से +2 आएगा माइनस 10 आएगा इक्वल टू 10 लिख करके इक्वेशन 1 डाल दो। कंफर्टेबल? अब बात आती है AB। तो AB किसका काम करी? तब की बार AB काम करी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। किसका काम करी है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। किसके रिस्पेक्ट में? P के रिस्पेक्ट में। किस सर्किल के लिए? S1 सर्किल के लिए। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन लिख दो। तो फिर से मैं AB की इक्वेशन लिख रहा हूं, लेकिन अब की बार लिख रहा हूं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखूंगा S1 का, तो S1 का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा HX प्लस KY HX प्लस KY इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब जैसा कि आपको दिख रहा है 1 एंड 2 आर सेम, तो 1 एंड 2 आर सेम। अब जब दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों को कंपेयर कर दो, तो you'll get the value H upon 5 is equals to K by minus 3 is equals to 12/10। तो लो भाई H भी आ गया और लो भाई K भी आ गया, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, H कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा H की वैल्यू। K कितना आ जाएगा? माइनस का 3.6 36/10 आएगा। 18/5 लिख देना, 18/5 लिख देना। तो पॉइंट आ जाएगा 6 माइनस 18/5। आई चेक द आंसर 6 माइनस 18/5। कहीं कैलकुलेशन चेक करिए अपन ने। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना ना। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या सीखा अपन ने? इस क्वेश्चन में कंसेप्ट अपन ने ये सीखा कि किसी एक लाइन को कितने नजरिए से हम देख सकते हैं। कई बार ये लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का काम कर सकती है, कई बार ये लाइन टेंजेंट का काम कर सकती है, कई बार ये लाइन रेडिकल एक्सिस का काम कर सकती है, कई बार ये लाइन कॉमन कॉर्ड का काम कर सकती है। कुछ भी सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है। तो आपको कंपेयर करना है, ये वाला जो फंडा है कंपेयर करना वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं 23 को साफ कर रहा हूं, तब तक आप 27 अटेम्प्ट कर ले वीडियो पॉज करके। तो आइए 27 देखते हैं क्या कह रहा है भाई 27 क्वेश्चन। तो 27 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर जी फाइंड द सर्किल व्हिच बाइसेक्ट द सर्कमफरेंस ऑफ S1 एंड टचेस द लाइन L1 एट 0 0। एक लाइन थी L1, इसको टच करने वाला एक सर्किल चाहिए 0 0 पे, और ये सर्किल एक सर्किल और था S1, रैंडम फोटो बना रहा हूं पूरी रैंडम। ठीक है, एक और सर्किल था S1, इसके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये इसकी डायमीटर का काम करेगा, यानी कि इस सर्किल का सेंटर C1 यहां होगा। तो ये सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करने का फंडा होता है, इसको ध्यान रखना बेटा। ये क्या कहना चाहता है? जब सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करने की बात करता है वो, तो छोटी सी चीज है वो ध्यान रखना कि कोई भी सर्किल किसी दूसरे सर्किल के सर्कमफ्रेंस को अगर बाइसेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उन दोनों की जो कॉमन कॉर्ड होगी वो जिस सर्किल को बाइसेक्ट कर रहा है उसकी डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। डन, हो गया खत्म। हमें ये सर्किल निकालना था, लाइन की इक्वेशन पता है x माइनस वाई इक्वल टू 0, पॉइंट पता है, FOC लगेगा। क्या लगेगा? FOC। तो फैमिली ऑफ सर्किल आपने अप्लाई किया, कौन सा लगेगा? सर्किल को लाइन को फिक्स पॉइंट पे टच करने वाला। तो पॉइंट सर्किल आया x² प्लस y², पॉइंट सर्किल प्लस का x माइनस वाई इक्वल्स टू प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। लैम्डा कहां से आएगा? तो इन दोनों सर्किल, ये सर्किल ऐसा हो गया अपना, ठीक है, और S1 हमको पता है क्या इक्वेशन है, x² प्लस y² प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों की ये जो कॉमन कॉर्ड है ये बेसिकली काम किसका कर रही होगी? रेडिकल एक्सिस का। तो मैंने AB की बात करी जो कि है क्या? रेडिकल एक्सिस है। इन दोनों को सबट्रैक्ट करके खचाखच, तो लैम्डा x माइनस लैम्डा प्लस 2 टाइम्स ऑफ y
प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लैम्डा के लिए क्या करेंगे, ये लाइन पास कहां से करेगी, C1। इस सर्किल का सेंटर कितना है, 0,1 करेक्ट है, माइनस एफ आएगा और एफ की वैल्यू -1, 0,-1 ठीक है। सेटिस्फाई करा दो तो लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहां से आ जाएगा आपके पास लैम्डा इक्वल्स टू -5, लैम्डा -5 आ गया, लैम्डा को पुट कर देना, सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। यानी जो फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से केयरफुली ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से रेडिकल एक्सिस का यूज किया जा रहा है विद द एप्लीकेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल। देखने में क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव बड़ा सा लगता है देखिए, लेकिन जो मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं उसकी अप्रोच को ध्यान दें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर द थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इज द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, हाउ यू हैंडल द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल व्हाट वी आर कवरिंग टुडे इज ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल अगर ऑर्थोगोनल है तो क्या कंडीशन होगी वो समझे। ऑर्थोगोनल पता है क्या होते हैं, तो हम बात करते हैं अगर ऑर्थोगोनल कर्व की, तो दो कर्व ऑर्थोगोनल तब कहलाते हैं जब वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट करे, जहां कहीं भी, जितनी बार भी, हर बार एंगल कितना दे, 90 डिग्री बिटवीन टू कर्व्स। इसीलिए एक जनरल केस क्या होता है, वो होता है आइसोगोनल कर्व्स। आइसोगोनल कर्व्स किसे कहते हैं हम, आइसोगोनल कर्व्स कहते हैं वैसे कर्व जो आपस में जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करे सेम एंगल जनरेट करे। उसी का एक स्पेशल केस है कि वो एंगल का 90 होगा तो ऑर्थोगोनल हो गए। ठीक है, अरे मैं कहा आप लोग के चक्कर में पहुंच जाता हूँ, भावनाओं मुझे भगा देते हो। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल्स की, ज्यादा बातें मत करवाना मुझसे भाई, मैं भावनाओं बहुत बह जाता हूँ। तो ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सर्कल का मतलब है कि दो सर्कल ऑर्थोगोनल हो, मतलब उन दोनों सर्कल के बीच एंगल कितना हो, 90। अब एंगल बिटवीन टू सर्कल्स का फॉर्मूला पढ़ रखा था, वहां से भी कर सकते थे या डायरेक्टली देख लीजिए। दो सर्कल S1 S2, S1 मतलब वही सर्कल, सेंटर -G1 -F1 रेडियस R1, S2 मतलब -G2 -F2 रेडियस R2, बीच का एंगल 90, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, C1 एंड C2। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पूजनी पाइथागोरस थ्योरम, तो C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, सिंपलीफाई करना तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये कंडीशन आती है क्या, दो सर्कल कैसे हो, ऑर्थोगोनल हो। तो अगर दो सर्कल हमारे ऑर्थोगोनल है तो व्हाट आर द कंडीशन, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। शानदार बात, ठीक है। चलिए तो जबकि ऑर्थोगोनलिटी पढ़ लेता है, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसने बोला इफ द एंगल ऑफ, एक क्वेश्चन लिया जेईई मेंस का ये, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ए पॉइंट वेयर टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 12 इंटरसेक्ट 90 डिग्री। भाई ये जो लाइन दे रही है ना इंटरसेक्ट 90 डिग्री, इसने ये इंडिकेट कर दिया कि सर्कल तो कैसे हैं आपस में, ऑर्थोगोनल है। एक सर्कल ये ले लो, एक सर्कल ये ले लो, एक की रेडियस 12 थी और एक की रेडियस 5 थी, तो ये 5 ये 12 और बीच का एंगल 90। मान लो जहां कट करो उसको मैं ए बी बोल देता हूं। तो उसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। लो भाई माशाल्लाह AB की लेंथ पूछी उसने, क्या पूछी है, AB की लेंथ। तो इस पॉइंट को मैं M लिख देता हूं, इसको C1 लिख देता हूं, इसको C2 लिख देता हूं। तो भाई कैलकुलेशन कह रही है कि जो AB होगा बेसिकली वो 2 टाइम्स ऑफ AM होगा बाई सिमेट्री। अब जो AM को निकालना है तो मैं AM को निकालने के लिए क्या करता हूं, ट्राइंगल का एरिया लिख देता हूं। तो हाफ C1 C2 into AM, हाफ C1 C2 into AM is equals to हाफ 12 into 5, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। अब C1 C2 कहां से आएगा, अरे भाई ये 12 ये 5 है तो C1 C2 13 होगा, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। तो AM is equals to आ गया हाफ में, तो हाफ से मोहब्बत कर ली, 12 पंचे 60 और ये आ गया 13, तो 60/13 हमें चाहिए 2AM, यानी कि अल्टीमेटली जो AB is equals to आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 120/13, 120/13। लेट मी चेक द आंसर, 120/13, 120/13 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक मिक्सलिनियस इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जेईई मेंस पे आए हुए क्वेश्चंस की, एक एक करके चेक करते आएंगे और चैप्टर को क्लोज करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करने यार क्वेश्चन नंबर 29 की। कैसे करना है मैंने आपको बता रखा है, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फिर वीडियो प्ले करें और सॉल्यूशन चेक करें। Tangents are drawn to the circle x square plus y square equals to 50 from P on x axis. These meets on y axis. जहां तक कह रहा हूं वहां तक अब देखिए मैं क्वेश्चन को हैंडल कैसे कराता है ये उसको सीखते हैं। Tangents are drawn from this point to the circle x square plus y square equals to 50. तो एक सर्किल लिया अपन x square plus y square is equals to 50 का सेंटर 0 0 रेडियस 5√2 from P on x axis
एक पॉइंट P था एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वहां से अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है, इसने तो कट किया है P1 पे और कट किया है P2 पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। These meets on y is that P1 and P2. Done. Find the coordinate of P. P की coordinate बताने हैं so that the area of the triangle is minimum. कौन सा ट्राइंगल का एरिया मिनिमम चाहिए? P P1 P2 का। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया मिनिमम चाहिए। ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल का एरिया मिनिमम चाहिए, ठीक है। कैसे अटेम्प्ट किया था ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया रैंडमली, कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, R पॉइंट था और कितने एंगल पे था? थीटा एंगल पे था। तो अपन ने एज्यूम किया एक पॉइंट R है थीटा एंगल पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम OP भी निकाल सकते हैं और PP1 भी निकाल सकते हैं, OP1 भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं ट्राइंगल का एरिया लिखते वक्त। तो सारी कैलकुलेशन करते हैं ये एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने आपसे बात करी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OP। O से P, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस R है, R की वैल्यू 5√2 है, बाद में यूज कर लेंगे, सेंटर हमें पता है इसलिए, ठीक है। तो ये है R और ये है OP, तो OP बाई R की बात करेंगे, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेनस आ गया और ये हमारा बेस आ गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा होता है, तो ये बन जाएगा R sec थीटा, करेक्ट है। ऐसे मैं बात करने जा रहा हूं R के रिस्पेक्ट में ये एंगल थीटा था, तो ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, और ये R है तो हम OP1 निकाल सकते हैं यहां से, OP1 आ जाएगा, ये R है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर होगा R cos थीटा आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंपल सा है, पैरामेट्रिकली यूज करना सिखा रहा हूं मैं आपको। अब ट्राइंगल का एरिया लिखना है, तो ट्राइंगल है अपने पास P P1 एंड P2। ट्राइंगल अपने पास कौन सा है? P P1 एंड P2। तो इसका जो एरिया होगा हो जाएगा हाफ इसका डबल 2R cos थीटा, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर इनफैक्ट 2R स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ बेस इंटू हाइट साइन 2 थीटा। R स्क्वायर की वैल्यू 25 दूनी 50 दूनी 100, तो बन जाएगा 100 अपॉन साइन 2 थीटा। अब जैसे कि उसने आपसे बोला है कि ये मिनिमम हो, क्या हो? ये मिनिमम हो, तो अगर ये मिनिमम होना है बेटा तो इसको भी मिनिमम होना पड़ेगा, और इस क्वांटिटी के मिनिमम होने का मतलब है साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो और थीटा कितना हो? π/4 हो, करेक्ट है। साइन 2 थीटा 1 हो और साइन 2 थीटा 1 हो मतलब 2 थीटा 90 हो, 2 थीटा 90 तो थीटा कितना हो? π/4 हो। तो इसके करस्पॉन्डिंगली आपको दिख रहा होगा, कॉमन सेंस कह रहा है, एक्सिस में बात कर रहा है, तो जितने एरिया पे मिनिमम ट्रायंगल यहां से जनरेट करेगा उतना इधर से जनरेट करेगा। तो थीटा π/4 रख करके हम P की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो P की कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 और x कोऑर्डिनेट आ जाएगा r sec थीटा, थीटा π/4 √2 r √2 मतलब 5 दूनी 10, तो 10,0। तो एक तो कोऑर्डिनेट 10,0 आएगा जो हम लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व, राइट साइड से ऑब्जर्व करके सिंपलीफाई करेंगे। एक वही पॉइंट सिमिलर इधर भी होगा जो हमने देखा नहीं अभी तक, करेक्ट है। अगर आप ध्यान देंगे तो एक पॉइंट इधर भी जनरेट होगा। ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन में मल्टीपल करेक्ट होगा तो दोनों को हम टिक करेंगे, सिंगल करेक्ट होगा तो हो सकता है हम निकाल लें ये और दिया गया हो दूसरा वाला, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो एक पॉइंट और आएगा जिसके साथ साथ एक पॉइंट और होगा जो मिनिमम कोऑर्डिनेट जनरेट करेगा, वो कौन क्या होगा? -10,0। डन। तो एक बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन था कंसेप्चुअली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं सॉल्व करता हूं, जब तक मैं रफ करता हूं, आपको मैं बार बार बोल चुका हूं, यू पीपल हैव टू बी अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट देखें। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड एज सर्किल इज 27√3, फाइंड सी। मतलब एक सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल इनस्क्राइब किया गया है, उसने बोला एक सर्किल के अंदर एक सर्किल दिया गया है, एक सर्किल दिया गया, उसके अंदर एक ट्रायंगल इनस्क्राइब किया जा रहा है। तो एक सर्किल दिया गया, उसके अंदर एक ट्रायंगल इनस्क्राइब किया जा रहा है, और वो ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और उसने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, तो आपसे सर्किल का फाइंड लैम्डा पूछा है, जो कांस्टेंट टर्म बैठा वो पूछा गया। क्या करें? चलिए देखिए,
अगर ये 60 होगा तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 120 होगा, ये आ गया, ये रेडियस हो गया, ये 60 हो गया। इसको अगर मैंने ए बी बोल दिया, ए बी सी, तो ट्राइंगल के साइड ए बी आप मुझे निकाल के दे सकते हैं। लेटर दे, मैं इसको ए मान ले रहा हूं, तो वो आ जाएगा बेटा आर 60 के टर्म्स में। इसको लिखेंगे तो आर साइन 60 आ जाएगा और ये बन जाएगा 2r साइन 60। करेक्ट है? तो अल्टीमेटली अपने पास आ जाएगा √3r/2। कैसे लिखा पता है ना, साइन 60 वैल्यू लिख दी √3/4। अब अगर मैं ट्राइंगल का एरिया लिखना चाहूंगा तो ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4, इक्वल ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूं, टाइम्स ऑफ a² जो कि गिवन है 27√3 के बराबर। तो यहां से अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो √3/4 a² मतलब 3/4 इंटू r² इज इक्वल टू 27√3। शानदार बात, इसने इससे मोहब्बत करी। r कहां से आएगा, r अपन निकाल लेंगे बाद में। यहां से तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 9 जाएगा और 4 जाएगा तो 3 और 4 जाते हैं, r² इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 4, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 3 दूनी 6 12। सॉरी, कैलकुलेशन चेक करना, मिस्टेक ना होगी। √3/4 साइन 60 आएगा √3/2, सॉरी ये √3/2 आएगा, तो यहां से ये 4 गायब हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 4 खाली, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा ये। अब इस सर्किल की रेडियस लिख दो, तो सर्किल की रेडियस रखिए √5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 25। सी द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। जेईई मेंस किस लेवल पे कोऑर्डिनेट क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैंने आपको बोला था ये थोड़ा सा आसान चैप्टर होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। जितनी स्मार्ट तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही आपको फोकस करके आंसर फटाफट निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The sum of the squares of the length of the chord intercepted on the circle x² + y² equals to 16 by the line this thing is। क्या कहा उसने? उसने बोला एक सर्किल था x² + y² equals to 16। कितना था? x² + y² equals to 16। उस सर्किल पे एक लेंथ है, लाइन जा रही है इस तरीके से x + y equals to n। तो उसने जितनी ये लेंथ काटी है इसका सम, ऐसे n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट लाइंस आएंगी। सेंटर इसका 0,0 दे रखा है और रेडियस 4 दे रखी है। करेक्ट है? तो अब हम कहां से कहां तक n हो सकता है, हम पहले तो वो चेक करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने नेचुरल नंबर दिया तो 1 से तो बड़ा ही होगा। n कहां तक जा सकता है वो देखिए। तो अगर मैं 0 से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेटर से मैं इसको दिखा देता हूं OP। तो जो OP होगा वो होगा कितना? n/√2। अब जब भी n/√2 अगर 4 से बड़ा हो गया तो ये लाइन बाहर चली जाएगी, कॉर्ड जनरेट नहीं करेगी। तो n/√2 को हमेशा 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए, यानी n को 4√2 से बीच में होना चाहिए। 4√2 का मतलब हो गया 4 और √2 मतलब 1.4, लगभग 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो n आएगी उसकी रेंज आएगी 1 से लेकर के 5 से। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो जान थी वो थी कि आप n की रेंज कहां से निकालेंगे। ठीक है, आइए अब बात आती है कि हम इस AB का सम, तो सबसे पहले AB की बात कर लेते हैं। तो एक AB की बात करेंगे तो एक AB आ जाएगा 2 टाइम्स √, ये माइनस दिस थिंग, ये पता तो 16 माइनस n²/2। उसने बोला AB के स्क्वायर का समेशन, AB के स्क्वायर का समेशन। तो n जो हमारा मूव करे कहां से कहां तक मूव करेगा? 1 से 5 तक, तो आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 16 n इज इक्वल टू 1 to 5 माइनस सिग्मा n²/2 and moving from 1 to 5। तो जैसा कि आपको दिख रहा है सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। तो ये जो स्क्वायर ऑफ सम की वैल्यू आती है शायद 210 आती है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं चेक कर ले रहा हूं आंसर, शायद 210 ही आती है। करेक्ट है, 210 आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है वो आपसे, क्वेश्चन नंबर 32, इफ द सर्किल दिस एंड दिस intersect at P and Q, find the number of values of K for which this line passes P and Q। तो अगर दो सर्किल हैं और P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन का तरीका, अगेन जेईई मेंस का क्वेश्चन।
उसने बोला है PQ से पास करने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन है 4x प्लस 5y माइनस k इक्वल्स 0। तो k बताइए। तो भाई देखिए जब PQ को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो दो सर्किल P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेसिकली काम किसका कर रही है, रेडिकल एक्सिस का। तो हमने क्या किया, दोनों सर्किल की रेडिकल एक्सिस निकाल दी। तो जब हमने PQ की बात करी तो PQ की बात करी है रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस क्या हो गया ये चेक कर लेते हैं फटाफट। एक्स स्क्वायर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर चलेगा, वाई स्क्वायर 5kx माइनस kx तो 4kx आ गई। आगे बढ़ो 2y माइनस 3/2y तो प्लस का 1/2y आ गई। आगे बढ़ो प्लस k प्लस हाफ तो प्लस k प्लस हाफ इक्वल टू 0। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, तो अगर दोनों लाइनें सेम है तो दोनों को कंपेयर कर दो। तो गेट 4k/4 इज इक्वल्स टू 1/2/5 इज इक्वल्स टू k प्लस हाफ बाई माइनस k। यहां से आपको दिख रहा है कि k इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/10 जब मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा, और जब मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से k इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस k इज इक्वल्स टू 10k प्लस 5। तो यहां से आ गया 11k इज इक्वल्स टू माइनस 5, k इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 5/11। तो इतना श्योर हो गया कि दोनों ने कोई भी k की कॉमन वैल्यू नहीं दी है, तो अल्टीमेटली यहां से आएगा k बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन। क्या आंसर आएगा, k बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन। ओके देन, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने सर्किल चैप्टर में सारी चीजें कवर कर ली। कुछ इलस्ट्रेशन से मैंने आपको करा दिए, जितना टाइम में मैं करा सकता था मैक्सिमम पूरी मेरी कोशिश रही है कि आपको मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। मेरा आप सबसे ये सविनय निवेदन है, कृपया आप इस लेक्चर को देखने के बाद जेईई मेंस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करें और अच्छे से करें, चीजों को एनालाइज करके अटेम्प्ट करें, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी गणित में प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस की वजह से ही आपकी स्पीड जनरेट हो पाएगी और स्पीड बेटर हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सर्किल को आज क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा कैट, थैंक यू, स्टे होम एंड सेफ, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।